स्क्रीन पर आपने जो विमान देखा उसका नाम A-10 वॉरथॉग है। तमाम महंगे महंगे जेट्स होने के बावजूद अब अमेरिका ने इस 50 साल पुराने जेट को ईरान के खिलाफ उतारा है। इसे अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली करवाने के लिए तैनात किया है। तो क्या है इस विमान की खासियत, इससे क्या क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये तमाम जानकारी देंगे हमारे साथी मानस। तो मानस प्लीज़ बताइए। देखिए आकांक्षा, ये जो विमान है वॉरथॉग, पहले तो वॉरथॉग जो शब्द है, जो जंगली शुगर एक सुअर जो होते हैं, पिग्स होते हैं, उनके जो वो यहाँ पे दांत निकले होते हैं बड़े बड़े, तो उससे उसको कहा जाता है वॉरथॉग। और ये यूएस ने उस जानवर से मिलता जुलता नाम इनको दिया है इस जहाज़ को। आप देखेंगी तो ऐसे ही उस पर दांत वगैरह भी पेंटिंग वगैरह करके यूएस एयरफोर्स ने बनाई है। और वो जो जानवर है, जो पिग्स होते हैं जंगली वाले, वो दौड़ाकर और काफ़ी आपको मतलब डीप स्ट्राइक करते हैं और आपको मतलब हमला करके बहुत तेज़ घायल कर सकते हैं। इंसानों पे भी कभी कभी हमला कर देते हैं। उसी से सिमिलर ये A-10 वॉरथॉग की कार्यप्रणाली जो है, जिस तरीके से काम करता है, डीप स्ट्राइक इसको जहाज़ कहा जाता है। दुश्मन के इलाके में अगर आपको काफ़ी अंदर तक जाके ऑपरेट करना है, काफ़ी कम ऊंचाई पे ऑपरेट करना है, तो उसमें आपको जो अमेरिका के पास जो अभी जेट्स हैं, नो डाउट बहुत उन्नत जेट्स हैं, वो भी F-22 रैप्टर है, F-35 है, उनका B-2 बॉम्बर है, और तमाम तरीके के उनके पास जेट्स हैं। F-15 हालांकि अभी क्रैश हो गया था उनका, तो खैर जितने भी उनके पास जेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं उड़ सकते। क्लोज एयर सपोर्ट एक चीज़ होती है एयरफोर्स में, कि जब आप ग्राउंड ट्रूप्स, ग्राउंड इन्वेजन की आप बात करते हो, खासकर नीचे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि इसको ले आया है अमेरिका। 50 साल पुराना जेट है। देखिए, अब हमें लगता था कि हम ही अभी तक MiG-21 जो है 60 साल पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यूएस भी अगर ये भरोसेमंद होती है कोई मशीन, तो आप उसको 5 दशक तक भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जहाज़ जब अपने समय में जब ये आया था, तो मतलब उस समय के लिहाज से, क्लोज एयर सपोर्ट के लिहाज से, डीप स्ट्राइक जो कहते हैं एक शब्द, डीप स्ट्राइक के लिहाज से ये जहाज़ सबसे उन्नत जहाज़ों में से एक था। इसमें एक रोटरी यानी घूमने वाली कैनन होती है, जो बंदूक होती है वो घूमती है। और जब वो किसी टैंक, या इसको टैंक किलर भी इसीलिए इसका निकनेम एक पड़ा, जब इसको टैंक वगैरह पे इससे हमला किया जाता है, तो मुझे लगता है कि 3 से 4 सेकंड के अंदर वो टैंक्स को ब्लास्ट कर देता है। आर्मर पियर्सिंग इसमें बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं, 30 mm की गोलियां होती हैं, 30 मिलीमीटर की, और वो आर्मर पियर्सिंग करती हैं और टैंक को तबाह कर देती हैं। अमेरिका जो इसको जो लाया है, वो इसलिए लाया है कि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ईरान की जो IRGC की जो नेवी है, उसके जो वॉरशिप्स घूम रहे हैं, जो माइन बिछा रहे हैं, जो समुंदर में जो माइंस होती हैं बड़ी बड़ी, कुछ तैरने वाली होती हैं। माइंस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कांटेक्ट से ही ब्लास्ट होंगी, वो अगर वाइब्रेशन हल्का उनको मिला, जो जहाज़ के प्रोपेलर घूमते हैं, तब भी वो ब्लास्ट हो सकते हैं। अब उनको क्लियर कराने के लिए, उन जहाज़ों को वहाँ से, छोटे छोटे जो शिप्स हैं, बोट्स हैं IRGC की, उनको हटाने के लिए अमेरिका ले आया वॉरथॉग। अब इसकी रेंज अगर देखिए, अब जो भी जानकारी जो US एयरफोर्स की ओर से है, उसमें कहा गया है, US एयरफोर्स अपनी हर चीज़ को बड़े शान से बताता है कि हमारे पास क्या है। करीब करीब ये जहाज़, ये सब सोनिक है, सबसे बड़ी चीज़, ये सुपरसोनिक रफ्तार पे नहीं जा सकता है। इसकी रफ्तार 800 के आसपास है, 800 किलोमीटर, 700 से 800 के बीच में जनरल फ्लाई करता है ये। अगर इसके फुल आफ्टर बर्नर ना इस्तेमाल किए जाएं, आफ्टर बर्नर जो पीछे आपने देखा होगा जहाज़ों में से आग नुमा एक वो जो वेंट होता है पीछे की तरफ, अगर वो इस्तेमाल ना भी किया जाए, तब भी ये 500 से 550 की स्पीड पे उड़ सकता है। तो स्पीड इसकी फाइटर जेट्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं है। फाइटर जेट्स की स्पीड जनरली मैक 1 से ऊपर होती है। तो इस लिहाज से भी ये इसीलिए डीप स्ट्राइक कर सकता है। जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टैंक्स हुए, आपके बोट्स हुई, जो बहुत तेज़ नहीं जा रही हैं, 500 की स्पीड में शायद बोट नहीं चलती, और अगर आप एक फाइटर जेट लेके रैप्टर जैसा उस पर जाएंगे हमला करने, तो वो शायद उतना कामयाब नहीं होगा। आपको हो सकता है वापस घूम के आना पड़े, और एक जहाज़ की एक वापस सॉर्टी लगाना मतलब आपको 1 से 1.5 मिनट वापस से देने होंगे, उतने में वो कहीं और जा सकता है। तो ये जहाज़ इसलिए अमेरिका क्लोज सपोर्ट के लिए लाया है, लगातार इससे हमले कर रहा है। इसमें हाइड्रा नाम का एक रॉकेट लगता है। हाइड्रा रॉकेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो रॉकेट जब भी, जहाँ भी इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट होने के बाद उसमें कुछ पीछे के साइड, हम हमेशा देखते हैं कि आगे की तरफ जनरली वॉरेड होता है, हाइड्रा रॉकेट में पीछे के साइड एक एक्सप्लोजिव मटेरियल अलग से लगाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट की वजह से उस मटेरियल में भी आग लगती है, और वो आग और ज़्यादा फैलती है। इस वजह से डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे हथियार इसमें लगे हैं जो पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल हथियार होते थे। जैसे, हालांकि कुछ ऐसे हथियार थे, जैसे फ्लेम थ्रोअर एक हथियार आता था वर्ल्ड वॉर में, आग की वो फ्लेम्स फेंकता था वो। कुछ कुछ उसी तरह का एक इसमें बम यूज़ होता है, जिसमें केरोसिन मिला के उसको यूज़ किया जाता है। अब वो जैसे ही वो बम गिरेगा, वहाँ आग लग जाएगी।
और केरोसिन में कई और केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि वो आग बुझे ना। केरोसिन की आग तो फिर भी आप बुझा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उसमें केमिकल्स होते हैं वो जल्दी बुझती नहीं, वो आग पानी से नहीं बुझती है जल्दी। उसको बुझाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर और फायर एक्सटिंग्विशर और जंग के मैदान में चीज़ें मिलना आकांक्षा बहुत मुश्किल है। इसके अलावा इसमें मार्क 80 सीरीज़ के अनगाइडेड जो नॉर्मल जो बम्स होते हैं अनगाइडेड, जिनको बस ड्रॉप कर दिया जाता है, वो जाके अपने टारगेट पे गिरते हैं। उनमें कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं होता है, बस वो वज़न से अपनी ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आते हैं, वो गिरते हैं। इसके बाद जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन होता है, एक जे डैम होता है जो पूरी तरीके से किसी ज़मीन को अगर आपको समतल करना हो तो जे डैम का आप इस्तेमाल करते हैं। बाकी दुश्मन के फायर से बचने के लिए जो नॉर्मल जो फ्लेयर्स डिप्लॉय करते हैं जहाज़, जो फ्लेयर्स होती हैं, शैफ्स होते हैं मेटल के, क्योंकि जो दुश्मन की मिसाइल आती है आपके जहाज़ पे, वो आपकी या तो हीट को पकड़ के आती है, या तो आपके रडार को पकड़ने के लिए आती है, या तो आपके मेटल्स, जहाज़ आपका मेटल से बना होता है, उस मेटल का पीछा करते हुए आती है। मेटल के शैफ्ट्स गिराए जाते हैं इस जहाज़ से ताकि वो दुश्मन की मिसाइल डिस्ट्रैक्ट हो। फ्लेयर्स गिराए जाते हैं ताकि दुश्मन की मिसाइल जो गर्मी ढूंढ रही है, जो हीट सीकिंग मिसाइल होती हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हों। इसके अलावा जो इसका मेटल है, इस पर टाइटेनियम की एक बहुत अच्छी परत लगाई गई है A10 पे। उस समय जब ये क्लोज एयर सपोर्ट में जाता था, दुश्मन के इलाके में जाता था, तो दुश्मन अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन से इस पे फायर करते थे। इस वजह से पायलट को कभी गोली लगना, प्लेन डैमेज होना, इन सब चीज़ों का खतरा था। लेकिन टाइटेनियम बॉडी होने की वजह से ये कई गोलियां लगने के बावजूद, काफ़ी अटैक होने के बावजूद काफ़ी ख़राब हालत में उड़ सकता है। इवन इसका जो टर्बो फैन है, इसमें दो साइड में आप देखेंगे टर्बो फैन लगे हैं, एक टर्बोफैन फेल होने के बाद भी ये उड़ सकता है, इसलिए इसको इतना भरोसेमंद और इतना रिलायबल माना गया है। वॉरथॉग जैसा हमने बताया कि इसका निकनेम है, और इसका कई वर्जन बनाए गए समय के साथ। अमेरिका ने इसके कई वर्जन डेवलप किए, इसके रडार डेवलप किए, एवियोनिक सेंसर, जो भी चीज़ें आती हैं जहाज़ में, वो लाइन से अमेरिका ने डेवलप करता गया। और थंडरबोल्ट 2 अभी जो वर्जन यूज़ कर रही है यूएस एयरफोर्स, उसका नाम थंडरबोल्ट 2 है। सिंगल पायलट है, ये सिंगल सीटर विमान है, एक पायलट इसको उड़ाता है, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रेंज भी नहीं है इसकी, 1000 किलोमीटर तक ये जाता है, अपना मिशन करके चला आता है। कभी कभी अगर पेलोड ज़्यादा है, मतलब इसमें अगर जो बम है उनका वज़न अगर ज़्यादा है, तो ये 600 से 700 की इसकी रेंज रहती है। लेकिन जिस इलाके में आकांक्षा इस समय अमेरिका को ऑपरेट करना है, वो इलाका कोई, उनको रेंज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। उनके पास तमाम तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके बेसिस हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा रेंज नहीं चाहिए, और शायद इसीलिए उन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इलाका है वो खाली करने के लिए उन्होंने A10 को अब डिप्लॉय किया, और वो एकदम पुराने ज़माने में चले गए कि अब लगता है कि ये महंगे महंगे जेट से कुछ हो नहीं रहा। गिर भी गए उनके 3 F-15। अभी F-35 का दावा भी किया है कि इरानियन मीडिया ने, कई जगहों से IRGC दावा कर रही है, हालांकि अमेरिका उसको नहीं मान रहा है। लेकिन हाँ, F-35 जैसे, मतलब कुल मिला के काम कुछ नहीं आ रहा, तो इस वजह से शायद अमेरिका ने पुरानी रणनीति अपनाई। तो क्या आपको लगता है मानस कि ये जो A10 वॉरथॉग जो तैनात हुई है, तो इससे इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका अब ईरान के लिए ज़मीनी हमले पे उतर आई है, और इतने महंगे महंगे, इतने आधुनिक, इतने मॉडर्न एयरक्राफ्ट जेट्स होने के बावजूद अब वो बैक टू बेसिक्स वाली नीति पे उतर रही है? आपको क्या लगता है? ये आपने बहुत सही शब्द यूज़ किया, बैक टू बेसिक्स। जब मतलब होता है ना कि जब कोविड आया था तो हम सब लोग दिल्ली से अपने अपने घर चले गए थे, हम लोग बैक टू बेसिक्स हो गए थे। टूथब्रश छोड़ के हम लोग दातुन पे आ गए थे। तो वो बैक टू बेसिक्स आदमी तभी आता है जब उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। अमेरिका की जो मिलिट्री माइट का एक जो उसने बनाया था पूरी दुनिया में कि हमारे पास, हम तो अजेय हैं, इजराइल ने भी ऐसा ही कुछ अपने आयरन डोम को लेकर बनाया था, सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई। ये कहीं से साबित होता हुआ नहीं दिखा कि अमेरिकन मिलिट्री माइट, अमेरिकन फायर पावर दुनिया में सबसे तगड़ी है। ईरान जैसा देश जिस पे 10 साल से सैंक्शन लगे हैं, वो आपको इतनी तगड़ी चुनौती दे रहा है। जैसा आपने बात की ग्राउंड इन्वेजन की, अभी हमने इस चीज़ को दिखाया भी, ललन टॉप पे हम लगातार बता भी रहे हैं इस चीज़ को, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मरीन्स भेजे हैं। मरीन्स वो सैनिक होते हैं, जैसे इंडिया में पैरा एसएफ और मार्कोस के हमारे कमांडोज हैं, जो हाईली ट्रेंड होते हैं। हालांकि हर सोल्जर अपने आप में बेस्ट होता है, लेकिन मार्कोस और पैरा एसएफ को हमारे यहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट माना जाता है। उसी तरह यूएस में 2 फोर्सेज ऐसी हैं, एक मरीन्स और एक डेल्टा फोर्स। ये 2 ऐसी फोर्सेज हैं यूएस में, इनको तभी भेजा जाता है जब ग्राउंड इंटरवेंशन, अर्बन वॉरफेयर, जो शहरों में लड़ाई, क्योंकि ईरान अफगानिस्तान की तरह नहीं है अमेरिका के लिए। ईरान एक ऐसा जगह है जहाँ शहर हैं, काफ़ी घर हैं, बसा हुआ एक प्रॉपर, वो बहुत बड़ा देश है ईरान। इजराइल से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है वो। तो
अगर अमेरिका को ग्राउंड इन्वेजन नहीं करना होता, ज़मीनी हमला नहीं करना होता, तो उसने दो यूएसएस ट्रिपोली है उसने भेजा है, जो एम्फीबियस जहाज़ है, जो पानी उसमें से जहाज़ निकलते हैं वो पानी और ज़मीन दोनों पे ऑपरेट कर सकते हैं। 2500 जो मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट है उसकी जापान के ओकिनावा में, उनको भेजा है उन्होंने। तो इस मतलब ये स्ट्रेटजी तो साफ समझ में आ रही है, किसी को नॉर्मल इंसान को भी समझ में आ जाएगी कि अगर ग्राउंड इन्वेजन नहीं करना तो आप इतने सैनिक भेज क्यों रहे हो। आप अगर सिर्फ हवाई हमला करना होता, आपको सिर्फ जेट्स ही इस्तेमाल करने होते, तो आप F-22 रैप्टर, F-35, आपके पास तो B-2 बॉम्बर, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं आपके पास, तो फिर आप क्यों A-10 वापस से उतार रहे हो 50 साल पुराने। 50 साल क्यों बैक टू बेसिक्स जा रहे हो आप। तो बैक टू बेसिक्स जाने का यही मतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान को घेर रहे हैं चारों ओर से, और अब वो चाह रहे हैं, उनके दो टारगेट थे, एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे हो जाए ईरान का, दूसरा उनका टारगेट था कि रिजीम चेंज हो जाए। हुआ दोनों में से कुछ नहीं। न्यूक्लियर बम वहाँ था नहीं था ये किसी को नहीं पता, शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को भी नहीं पता, लेकिन हाँ रिजीम चेंज जैसी कोई चीज़ नहीं दिख रही वहाँ पे। हाँ, हालांकि ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा, उनके सुप्रीम लीडर की मौत हो गई हमले के पहले ही दिन। बावजूद उसके ईरान ने जिस तरीके से रेजिस्ट किया, जिस तरीके से अपने ड्रोन्स और कम खर्च में जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया अमेरिकन मिलिट्री को, ये अभी तक इतिहास में तो कई लोग ये कहने लगे कि कहीं ये वियतनाम मूवमेंट तो नहीं हो जाएगा अमेरिका का, या अफगानिस्तान तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि अभी जो अमेरिका की मिलिट्री पावर है, आप सोचिए पहले नंबर पे जब एयर पावर की बात आती है तो पहले नंबर पे यूएस एयरफोर्स आती है, दूसरे नंबर पे यूएस नेवी की नेवी है। मतलब दोनों एयर पावर उन्हीं की है, उनकी नेवी की पावर कई देशों की एयरफोर्स से ज़्यादा है। बावजूद उसके अगर अमेरिका नहीं कर पा रहा है अपने महंगे जेट से कुछ, दिन रात आप देख रही हैं सेंटकॉम वीडियोस डाल रहा है कि हमारे ये विमान उड़ रहे हैं, स्ट्राइक पैकेज जा रहा है, इजराइल अलग उधर से सपोर्ट दे रहा है इनको, वो भी बम गिरा रहा है। हमेशा एक स्ट्रेटो टैंकर आपको मिडिल ईस्ट में दिख जाएगा उड़ता हुआ, फ्लाइट रडार पे। बावजूद इसके अगर नहीं कुछ हो पा रहा है तो ग्राउंड इन्वेजन ही वो तरीका है, ज़मीनी हमला ही वो तरीका है। बूट्स ऑन द ग्राउंड के बिना नहीं हो पाएगा ये ऑपरेशन। प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात समझ गए हैं, जनरल डैन केन ये बात समझ गए हैं, एडमिरल ब्रैड कूपर जो यूएस सेंटकॉम के कमांडर हैं वो ये बात समझ चुके हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। हमें ईरान से ईरान की तरह लड़ना होगा। हमें अगर हम अमेरिका बन के लड़ते हैं, हम सिर्फ हवाई हमले करते हैं, क्या पता उनके मिसाइल लॉन्चर्स ऐसी जगह हो जहाँ आपको दिख ही ना रहे हो, क्योंकि अगर वो तबाह हो गए होते तो आज तो डिएगो गार्सिया तक पहुँच गए ना उनके मिसाइल। तो संभवतः ये बहुत चांस है कि ग्राउंड इन्वेजन की पूरी तैयारी है। किस तरह से होगी, क्या होगी, लेकिन वॉरथॉग्स को ये जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है अमेरिका, ये स्टेप बाय स्टेप, मतलब अगर कोई मिलिट्री एनालिस्ट है तो वो इस बात को ही इशारा समझ रहे हैं कि हाँ ये ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी है। हम पहले बोट्स हटवाएंगे वहाँ से हुर्मुज़ से, उसके बाद वॉरथॉग्स को A-10 को हम डिप्लॉय करेंगे ताकि और एरिया खाली हो सके। नीचे जो उनके मिसाइल पोजीशन या एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हाथ से चलती हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैंड हेल्ड होती हैं, उन पे हमला करेंगे और उसके बाद हम अपने सैनिक उतारेंगे। तो मरीन्स को भेज दिया गया है, वॉरथॉग्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, और जो फाइटर जेट्स के ऑपरेशन थे वो कम कर दिए गए हैं, मिसाइल्स के ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस पर बहुत पॉसिबिलिटी है कि ग्राउंड ऑपरेशन अब जल्दी शुरू हो सकते हैं। जी, थैंक यू मानस। तो जंग में अपना सबसे पुराना पत्ता खोल दिया है अमेरिका ने। अब देखना ये है कि इससे अमेरिका इजराइल का लक्ष्य पूरा होता है या नहीं। बाकी ईरान अमेरिका की जंग से जुड़ी हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ ही मानस राज हैं, मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे राहुल है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।